नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश रहेंगे। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का काफ़ी मोस्ट वीवीआई हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या फिर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। इसमें जो भी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वो सभी आपको गेस किए गए प्रश्न मिलेंगे। यानी मेरे द्वारा गेस किए गए प्रश्न है, इसमें से आने की संभावना आपको ज़्यादा बनती है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना इस क्लास से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो एक बार सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और सही प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ की अगर बात किया जाए तो पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पाई क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्ट आप पाई क्लासेस सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको क्लास 10 का टेस्ट देना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप प्ले स्टोर से जाके पाई क्लासेस एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर ले, या फिर डायरेक्ट गूगल में आप सर्च कर सकते हैं www.5starstudy.com। यहाँ पे भी आपको टेस्ट लिया जाता है। प्रतिदिन बहुत सारे विद्यार्थीगण आते हैं और अपना परीक्षा का जो लेवल है, यानी तैयारी का जो लेवल है, वो चेक करते हैं। तो एक बार आप सभी भी यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करें, एक बार ज़रूर टेस्ट में भाग लें कि आप, और चेक करें कि आपका जो तैयारी का जो लेवल है, किस तरह का अभी तक तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आपका टाइम जो है, परीक्षा का जो टाइम है, बहुत ही नज़दीक आ गया है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत हो तो किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लाया गया। आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह है, कह रहा है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नहीं 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में श्रीनिवास, ऑप्शन बी में सुजाता, ऑप्शन सी में है सातकोरी होता, ऑप्शन डी में है ईश्वर पेटिकर। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर पेटिकर। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटिकर के द्वारा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मार के आगे बढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ गए थे। ऑप्शन ए में 1 बीघा, ऑप्शन बी में है 2 बीघा, ऑप्शन सी में है 3 बीघा, ऑप्शन डी में है 4 बीघा। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मार के आगे बढ़िएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 बीघा। अब 1 बीघा बराबर कितना होता है, सभी लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको बेसिक चीज़ है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1 बीघा बराबर कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आप गांव में अगर होंगे तो देखिएगा पूछ देते हैं आम तौर पे, यानी चलते चलते कोई पूछ देंगे। अगर आपकी दादा हो या फिर कोई भी जो एज अच्छा खासा होता है, वही पूछेंगे कि 1 बीघा बराबर कितना होता है। तो एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कितना कट्ठा होता है। ठीक है, 1 बीघा बराबर कितना कट्ठा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ढहते होगा, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी में है BR नारायण, ऑप्शन सी में है गोपाल दास नगर, ऑप्शन डी में है KN जमुना के द्वारा। तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न बाबू वह कह रहा है, रंगपा कौन था। रंगपा जो था वो कौन था। ऑप्शन ए में जुआरी, ऑप्शन बी में बदमाश, ऑप्शन सी में लंपट, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी।
अब देखिएगा कहीं कहीं क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन बैंक है या फिर मॉडल सेट अगर आपके पास है तो आप पे देखिएगा ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन देता है वो आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो जुआरी दे देगा या फिर लंपट, यही दोनों देगा। बदमाश आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, ये बदमाश अपने से लिखे है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा रंगपा जो है किसी किसी बुक में दिया भी होगा, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं कि हम बोल दिए थे नहीं होगा, कोई कोई बुक में दिया होगा। तो रंगपा जो था, रंगपा कौन था, तो रंगपा एक जुआरी था, लंपट था, तो लंपट और जुआरी था, यानी इसका कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक को बदमाश भी होगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन कितना क्या कहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए या फिर सी मार के आगे बढ़ेंगे, नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है पपाती की उम्र क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पपाती की उम्र क्या थी, पूछा गया प्रश्न, एक नहीं कम से कम तो 3 बार पूछा है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि पपाती की उम्र क्या थी। तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थी, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीर्ण जनपद किसकी कृति है। जीर्ण जनपद किसकी कृति है। ऑप्शन ए में है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी में है प्रेमधन, ऑप्शन सी में है नागा अर्जुन, ऑप्शन डी में है श्रीधर पाठक। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेमधन। जिन जनपद किसकी कृति है, तो प्रेमधन की कृति है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मार के आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न आज का है वह है रंगपा मगमा से कहाँ मिलता था। रंगपा मगमा से कहाँ मिलता था। एक फिक्स जगह था, रंगपा जो थे हमेशा मगमा से कुएं के पास मिलता था। कहाँ, तो कुएं के पास मिलता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह कह रहा है हमारी नींद कविता के कवि हैं। हमारी नींद कविता के कवि कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि बीरेन डंगवाल है। पूछा गया प्रश्न इनका जन्म के बारे में, इनका जन्म पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 5 अगस्त 1947 में इनका जन्म हुआ था। 5 अगस्त 1947 में बीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिएगा 28 सितंबर 2015 में हुआ था। अगर आप केयर किए होंगे तो आपके याद में ये डेट किए हैं 28 सितंबर 2015 में। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 में हुआ, मृत्यु 28 सितंबर 2015 में बीरेन डंगवाल की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद से। कहाँ से, तो इलाहाबाद से। अमृत प्रभात पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है एक वृक्ष की हत्या कविता की किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दीप शिक्षा, ऑप्शन बी में है शिखा, ऑप्शन बी में है चिंता, ऑप्शन सी में है इन दिनों, ऑप्शन डी में है ग्रामीण। तो दीप शिक्षा जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन दिनों। इन दिनों एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से, तो इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है। इसका रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा इसका रचनाकार कुंवर नारायण है। कौन है, तो कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण इसका रचनाकार है। इनका जन्म भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ फिर आपको नहीं बताएंगे, ये बताया गया प्रश्न इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। आप याद रखिएगा, अगर आएगा तो फिर बता देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा। फिर से आ गया कुंवर नारायण, एक बार बता ही देता है। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार
वृक्ष को कहा था। किसको कहा था? तो वृक्ष को कहा था। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुंवर नारायण का जन्म के बारे में बात किया जाए तो जन्म इनका 19 सितंबर 1927 में हुआ था। 19 सितंबर 1927 में हुआ था। और इनका मृत्यु की बात किया जाए, मृत्यु नहीं पूछता है, इसे याद रखिएगा। जन्म से हमेशा क्वेश्चन आता है, जन्म आप जरूर याद रखिए सभी कवि का। मृत्यु की बात किया जाए तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2017 में हुआ था, जो कि आप लोग जो भी केयर किए होंगे आपके याद में ये डेट किए हैं। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में इनका डेट हुआ था 15 नवंबर 2017 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए में डंडा से, ऑप्शन बी में राइफल से, ऑप्शन सी में तीर से, ऑप्शन डी में है भाला से। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइफल से। कविता में पेड़ की डाल की तुलना जो किया गया था वो किससे किया गया था? तो राइफल से किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? ऑप्शन ए में क, ऑप्शन बी में ख, ऑप्शन सी में है अनवरत कोशिका, ऑप्शन डी में है विफलता के आंसू। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विफलता के आंसू। अगला जो प्रश्न आज का है वह है दोस्तों लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? यानी लौटकर आऊँगा फिर कविता जो है वो किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवनंदन दास के द्वारा। किसके द्वारा? तो जीवनंदन दास के द्वारा ये कवि ने लौटकर आऊँगा फिर कविता भाषांतरित किए थे। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ऑप्शन ए में धमाके से देवी जागरण, ऑप्शन बी में है कई शिशु पैदा हुए, ऑप्शन सी में है दंगे आगजनी और बमबारी हुआ, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण करवाया गया था। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सातकोरी होता एक प्रमुख कथाकार है। सातकोरी होता एक प्रमुख कथाकार है। हिंदी के है या फिर संस्कृत के या उड़िया के या भोजपुरी के? तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़िया के। किसके? तो उड़िया के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिल। नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। यानी इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार के आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बीरेन डंगवाल कवि हैं। बीरेन डंगवाल के बारे में बताती है। बीरेन डंगवाल कवि हैं तो याद रखिएगा बीरेन डंगवाल जो हैं वे समकालीन कवि है। कौन कवि हैं? तो समकालीन कवि है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला था? अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो है क्षितिज पर, ऑप्शन बी में है नगर के चौक पर, ऑप्शन सी में है पूरब में, ऑप्शन डी में है पश्चिम में। तो याद रखिएगा इसका आंसर नगर के चौक पर हो जाएगा। यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म
कब हुआ था? पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, BBI लगाइएगा, याद कर लीजिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा, इनका जन्म जो हुआ था वह 1 सितंबर 1855 में हुआ था। 1 सितंबर 1855 में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ? तो आजमगढ़ में हुआ था। मृत्यु इनका शायद, मृत्यु नहीं पूछेगा, मृत्यु 1923 में शायद हुआ था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, कवि ने परजनय किसे कहा? कवि ने परजनय किसे कहा? ऑप्शन ए में कृष्ण को, सुजान को, या बादल को, या हवा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कवि धनानंद ने अपनी कविता, एक कविता था, कवि जो थे, एक कवि कहने का मतलब है कवि कौन कवि? तो धनानंद जो थे कवि, वे अपनी कविता मोहम्मद अंशुबानी लौह, इनका एक कविता था जिसमें बादल को परजनय कहा। किसको? तो बादलों को परजनय कहा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, कवि ने परजनय किसे कहा? तो मोहम्मद अंशुबानी लौह कविता में कवि धनानंद ने बादल को परजनय कहा था, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, कवि, कवि यहाँ पे होगा, देखिए कवि लिखा हुआ है, ठीक है। कवि प्रेमधन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? तो आप जानते हैं अंग्रेजी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी। क्योंकि जिनके भी बाल बच्चा हो या जो भी हो, सभी लोग देखिएगा CBSE में डाल रहे हैं। CBSE में सभी लोग को मन है कि इंग्लिश से ही पढ़े, तो किसका प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है? तो इंग्लिश का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, पंत की प्रमुख काव्य कृति है। पंत कहने का मतलब आप समझ जाइए इतना ही से कि सुमित्रानंद पंत के बारे में बात किया जा रहा है। तो सुमित्रानंद पंत की प्रमुख काव्य कृति कौन कौन है? ऑप्शन ए में उच्छ्वास, ऑप्शन बी में ग्राम्य, ऑप्शन सी में है चंद्रबरा, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए सुमित्रानंद पंत की प्रमुख कृतियाँ जो थी, यानी काव्य कृति जो है वो ये तो है, तीनों ही है, लेकिन कुछ और है जो याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में अलग देखिएगा, कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो है वह है ग्रंथि, यह भी सुमित्रानंद पंत की प्रमुख काव्य कृति में आती है। फिर आता है गुंजन, ये सब, और एक है, एक ग्राम तो आ गया है। फिर एक है कला और बुद्धा चांद्र, काफ़ी फेमस है कला और बुढ़ा चांद आदि, इतना आप कम से कम याद रखिएगा। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख काव्य कृति जो है ये तीनों है, उसके साथ साथ ग्रंथि, गुंजन, कला और बुद्धा चांद, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मार के आप आगे बढ़िएगा, उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? कवि दिनकर ने किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? ऑप्शन ए में जनता के, ऑप्शन बी में है भारत माता के, ऑप्शन सी में है राजा के, ऑप्शन डी में है सैनिकों के। तो याद रखिएगा, कवि दिनकर ने किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता के, यानी कवि दिनकर ने जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये कह रहे, देखिए ये जो प्रश्न है ना, कवि दिनकर, देखिए यहाँ पे बता देते हैं, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर तो जनता होगा। आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो है BPSC में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? तो BPSC या फिर UPSC
उसमें ये क्वेश्चन आया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है सिख धर्म का प्रवर्तन किसे किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए में है गुरु नानक, ऑप्शन बी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी में है गुरु तेग बहादुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप जानते ही हैं सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो गुरु नानक ने। इन्होंने बाबू सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम, खास करके हिंदू सिख धर्म में देखिएगा गुरु नानक ने क्या किए कि सिख धर्म में हिंदू प्लस इस्लाम, किसके, तो हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल कर दिया। यानी ये दोनों की अच्छाई जो भी था वो दोनों की अच्छाइयों को शामिल कर दिया गुरु नानक ने सिख धर्म का। इसलिए इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया पूछा जाता है, तो कौन है, तो गुरु नानक हैं। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 25 महत्वपूर्ण वीवीआई या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बात किए। अगर इसमें से कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आप एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको 25 मार्क्स में से कितना आपका सही गया, आपको कितना प्रश्न याद था, सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।